आदाब, मैं हूं पारोश, आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का एक फैसला आया है, अगर आप हमें पहले वो इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें तो हम एपिसोड आगे लेके जाएंगे। नवाजिश आपकी पारोश। देखिए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस एक्ट जो है ये 10 अप्रैल 2023 को कौमी असम्बली में मंजूर हुआ था। उससे पहले सेनेट में मंजूर हुआ और इस पर दस्तखत हुए थे। इसकी एक बुनियादी वजह थी कि गुज़श्ता कुछ अरसे से दो तरह की शिकायत मुसलसल ऐसी सामने आ रही थी जिनके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की शफाफियत पे और उसके एहतराम पे हर्फ आ रहा था। एक तो ये था कि जो हमारे उस वक्त के मोहतरम चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उन्होंने बेंच बनाने का जो अख्तियार है वो कुल्ली तौर पे अपनी ज़ात में या अपने मनसब में मुर्तकिज़ कर लिया था, एरोगेट कर लिया था जी कि जी बेंच बनाना सिर्फ चीफ जस्टिस का अख्तियार है। और हो क्या रहा था कि वो बेंचेस में कुछ ख़ास जजेस को ले रहे थे और कुछ को सिरे से आउट किया हुआ था, और उसमें भी जो सीनियर जजेस थे उनको बाहर रखा गया था। और ये बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था बार बार कि प्रैक्टिस के बाद कि जजेस में सियासी मामलात पे इख्तिलाफ राय पाया जाता है। दो ग्रुप बन गए हैं, एक ग्रुप जो है वो चीफ जस्टिस साहब का हम ख्याल है और एक मुखालिफ है, और जो मुखालिफ ग्रुप है वो बाहर है। और चूंकि सारे का सारा अख्तियार चीफ जस्टिस के पास है तो मुखालिफ राय रखने वाले जजेस को बेंच का हिस्सा बनाया ही नहीं जाता सिरे से। जी। और दूसरा ये था कि हमारे आइन का जो आर्टिकल 184/3 है वो ये सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार देता है कि इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियाँ जिनकी दस्तूर में ज़मानत दी गई है, अगर उनकी कोई ऐसी खिलाफ वर्जी सामने आए जो बराह रास्त शहरियों के हकूक़ पे असरअंदाज होती है तो सो मोटर नोटिस लिया जा सकता है। ये अख्तियार भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने पे एरोगेट कर लिया था। एक से ज़्यादा दफ़े हुआ कि कुछ मोहतरम जज साहबान ने किसी मामले पे सो मोटर नोटिस लिया तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये तो मेरा प्रेरोगेटिव है, ये मेरा अख्तियार है। तो इस कहना चाहिए कि इस गैर शफाफियत को ख़त्म करने के लिए जी 10 अप्रैल 2023 को हमारी पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया जिसके ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं उनमें तब्दीली की गई और ये कहा गया कि जो बेंच बनाने का अख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का नहीं होगा बल्कि चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर मोस्ट जजेस का होगा। ठीक है। एक, और दूसरे ये कि जो सो मोटर नोटिस है इसका जो फैसला है वो भी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस में से फिर जो भी राय बने 3 के 3 कह सकते हैं हाँ, या फिर 2 से फैसला। ठीक है। लेकिन ये किसी एक फर्द का अख्तियार नहीं होना चाहिए सवाबदीद। जी, मेरे जैसे लोगों की तो ये राय थी कि ये एक अच्छा फैसला है, ये एक अच्छी कानून साजी है, इससे सुप्रीम कोर्ट का एहतराम बहाल होता है, शफाफियत बढ़ती है। ठीक है। लेकिन जो कुछ अप्रैल 2023 में भी हमारे यहाँ इसी तरह की सियासी पोलराइजेशन मौजूद थी और कुछ सरकारी इदारों ने और कुछ सियासी जमातों ने, कुफ्तों ने इस कानून साजी के खिलाफ धड़ाधड़ आईनी दरख्वास्तें दायर की
उनका ये कहना था कि जी एक तो ये कि पार्लियामेंट को अख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करे, ठीक है, कानून का सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में मुदाखलत जो है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ और जा फिर रहा है, उन्होंने ये सही। कहा कि जी ये जो कानून साजी की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मुतलका स्टैंडिंग कमेटी को भेजे बगैर की है। तो ये हालांकि इसकी मिसालें मौजूद हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा है, बट एक पॉइंट उनका था। सब मामलात जो है जब ये सामने आ गए तो जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे 16 सितंबर 2023 तक, ये एक तरह से वो उसमें खुद फ्री थे, क्योंकि वो खुद चीफ जस्टिस थे, तो ये उनके अख्तियारात भी तो बंदिश का या महदूद करने का मामला था। तो उन्होंने केस ही नहीं लगने दिया, ठीक है, उसको डेफर करते चले गए। जी जी। जब वो रिटायर हुए हैं और 17 सितंबर को काजी फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस के अहदे का हलफ लिया, तो ये केस बहुत अहम था। इस तरह के और भी कई केसेस हैं जी। उसको लिया गया और इस पे कुछ फ्री कैन ने जिन्होंने आइनी दरख्वास्तें देर की थी उन्होंने वापस ले ली, और जो बाकी रह गई थी, जो कल फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने वो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। गोया 10 अप्रैल 2023 की जो कानून साजी थी पार्लियामेंट की, उसको कायम रखा, बेहतरीन, उसको जो है ना वो सस्टेन करना है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इससे जो ये तासुर मिल रहा है हमें कि इससे पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है वो महफूज हुई है, फिर इसके अलावा इससे जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हुई हैं, तो क्या मैं सही कह रही हूँ? नहीं, आसान ज़माने का संवरना तेरी जुल्फ़ों का पेचो खम नहीं। ये शेर आपकी तरफ इसका इशारा इसलिए नहीं है कि आपकी जुल्फ़ों में तो कोई पेचो खम है ही नहीं, और मेरे यहाँ पेचो खम पाया जाता है लेकिन वो जुल्फ़ों में नहीं है, जुल्फ़ें नहीं सिरे से। बात ये है भाई कि ये जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है, ये कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जो किसी एक फैसले या किसी एक इकदाम से जिसको इंश्योर किया जा सके। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्रोसेस है। इसके कुछ सियासी हिस्से हैं, इसके कुछ लेजिस्लेटिव हिस्से हैं, इसके जो है वो कुछ तमद्दनी हिस्से हैं। तो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो ऐसी आसान चीज़ नहीं है जिसके लिए कोई सदरी नुस्खा पाया जाता है या किसी कागज़ के एक टुकड़े पे कुछ लिख देने से उसकी ज़मानत दी जा सके। तो जुज़वी तौर पे जो आप फरमा रही हैं, हाँ, पार्लियामेंट की जो कानून साजी का अख्तियार है उसे तस्लीम किया गया है, लेकिन एक तो ये कि इस फैसले की बज़ाते खुद जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ख़ास मामलात में हैं जी। वो बेंच फॉर्मेशन में है सुप्रीम कोर्ट पे, वो सुमोटो नोटिस पे है, और एक अपील के हक के बारे में भी कहा गया है कि जो जब तक लोअर कोर्ट जो है वो अपील अप्रूव ना करे, सुप्रीम कोर्ट में एक्सेस नहीं की जा सकती। मेरी राय में इसका मतलब ये है कि एक आम शहरी जो है उसका इंसाफ तक रसाई जो है उसमें फर्दर रुकावटें खड़ी हो गई हैं। आपका जो बुनियादी सवाल है कि क्या इससे पार्लियामेंट की बालादस्ती बहाल हो गई है, पार्लियामेंट की बालादस्ती बहाल होने के मैंने ज़रा लाइट नोट पे आपको लाने के लिए शेर से बात शुरू की थी, तो शेर ही पे बात खत्म करता है। नहीं खेल ऐदा यारों से कहते कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। ठीक है, नहीं। अब इस सारे सिनारियो के अंदर कुछ जजेस तो जो थे उन्होंने इसकी मुखालफत भी की, तो इससे फिर ये बात साबित होती है कि अभी भी जो कोर्ट है उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिवीजन मौजूद है। जी हाँ, ये बिल्कुल इससे जाहिर होता है कि डिवीजन मौजूद है, और मेरा एक अगला सवाल भी है कि डिवीजन क्यों ना हो। एवरी ऑनरेबल जज ऑफ द एपेक्स कोर्ट is supposed to have an opinion, and it is not contingent upon the opinion of any other honorable judge, including honorable chief justice. तो ठीक है, अगर 5-10 से फैसला आया है तो अक्सरियती फैसला जो है वो जाहिर है कि वही माना जाएगा, और इससे ये भी जाहिर हो रहा है क्योंकि इत्तफाक से
یہ جو 5-10 کی تقسیم ہے یہ کوئی یعنی اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہے جی. اس میں کوئی ایسا سرپرائز نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہی جج نے اختلافی نوٹ کیا ہو یا اس فیصلے سے اختلاف کیا ہو جو پریویسلی جو محترم جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے ایک خاص دھڑے سے تعلق رکھنے والا سمجھا جا رہا تھا، اس نے اب اس کی اپنی رائے تبدیل کی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولرائزیشن یا قطبیت یا اختلاف رائے کے بنیادی خطوط وہی ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ پہلے 7 اور 8 والا قصے چل رہے تھے، اب 10 اور 5 والا قصہ چل رہا ہے. اچھا، ماضی میں بھی کچھ فیصلوں کے اطلاق کی بات ہوتی رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو مؤثر بماضی فیصلے ہوتے ہیں، ایون جو لیجسلیشن مؤثر بماضی ہوتی ہے، وہ ایک چلتی ہوئی ایک قوم میں جو اتنی بڑی ہے، جس کے معاملات جو ہے وہ اتنے پھیلے ہوئے اور کمپلیکیٹڈ ہیں، اس میں مؤثر بماضی جس کو ہم ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ پینڈورا باکس ہوتا ہے. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس جو بہت اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو 28 جولائی 2017 کو وہ پاناما والے قصے میں اقامہ نکال کے نااہل کیا گیا تھا، وہ 183/4 کے تحت کیس لیا گیا تھا. تو اگر ود ریٹروسپیکٹیو افیکٹ آتا تو پھر یہ کہا جاتا کہ یہ فیصلہ صرف محمد نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا. ٹھیک ہے، میری رائے میں ٹھیک ہے میاں نواز شریف صاحب کو بینگ اے آنریبل پولیٹیشین قانون کے عمل کے سے گزر کے اپنا دامن جو ہے وہ صاف کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کسی عدالتی فیصلے میں انہیں رعایت دی گئی ہے. تو اس خاص معاملے میں علاوہ دوسرے معاملات کے میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا دی گئی تھی وہ بھی اس میں آ جاتی، کیونکہ وہ بھی بنیادی طور پہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو 31 اکتوبر 2016 کو جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے جنہوں نے کہا تھا کہ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، عمران خان صاحب سے کہا تھا، وہ دھرنا دے رہے تھے، اور جس پٹیشن کو پریپوسچرس، irrelevant، frivolous قرار دے کے سپریم کورٹ پھینک چکی تھی، اسے پھر 183/4 کے ذریعے اٹھا کے کہا گیا کہ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں. اور وہ انصاف 28 جولائی 2017 کو اس طرح سے دیا گیا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو عدالتی کارروائی کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا، نااہل قرار دے دیا گیا، تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا، پارٹی کا عہدہ رکھنے کے سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا، اور ان کے دیے ہوئے ٹکٹ جو تھے سینٹ کے اور دوسرے وہ جو تھے وہ منسوخ کر دیے گئے. تو میرے خیال میں اخلاقی طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ بات حق میں جاتی ہے کہ وہ ڈیو پروسیس آف لا کے ذریعے اگر انہیں کوئی قانونی رعایت مل سکتی ہے تو وہ ڈیو پروسیس آف لا کے ذریعے ہو، اور کسی ذیلی یا ضمنی فیصلے کی یا تکنیکی بنیاد پہ نہ ہو. جی، آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.